राजस्थान लोक सेवा आयोग में अभी तक कुल कितनी महिला सदस्य रही हैं? 5, 6, 7, 15। 7। इसका उत्तर होगा 7, ऑप्शन नंबर सी। आरपीएससी की स्थापना से लेकर अभी तक कुल 7 महिला सदस्य रही हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री पद पर रहने वाली राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य है। जो राज्य मंत्री है साथ ही महिला सदस्य हो। कांता खतूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह। इसका उत्तर होगा कमला भील। ये साथ ही आरपीएससी की दूसरी महिला सदस्य है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आजकल फर्स्ट के बारे में नहीं पूछा जाता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य है। कांता खतूरिया, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह। कांता खतूरिया इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कांता खतूरिया एक्स एमएलए है, मतलब विधायक रह चुकी है ये। साथ ही यूपीएससी सदस्य भी रह चुकी और महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी। आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की उस महिला सदस्य को छांटिए जो पूर्व में विधायक रह चुकी है। जो कुल 7 महिला सदस्य हैं उन 7 के नाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं। पहली कांता खतूरिया, दूसरी कमला भील, तीसरी प्रकाशवती शर्मा, चौथी दिव्या सिंह, 5वीं राजकुमारी गुर्जर, 6वीं संगीता आर्य और 7वीं है मंजू शर्मा। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आरपीएससी में कितनी महिला सदस्य हैं। तो अगर वर्तमान का पूछ लिया जाए तो आपको 2 करना है। संगीता आर्य जो निरंजन आर्य की पत्नी है, मंजू शर्मा कुमार विश्वास की पत्नी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है कमला भील, उषा शर्मा, मानवी कौल, कोई नहीं। इसका उत्तर होगा कोई नहीं। देखिए अभी तक आरपीएससी में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है। अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक के पद पर रहने वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं सीआर चौधरी, एमएल वर्मा, एलएल जोशी, ओपी गुप्ता। इसका उत्तर होगा ओपी गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसमें आरपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कवर किए गए हैं, चाहे वो अनुच्छेद से संबंधित हो, चाहे अध्यक्ष से संबंधित हो, चाहे सदस्यों से संबंधित हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, मैं ये आपको राज्यपाल वाले टॉपिक में भी बता चुका हूँ, रघुकुल तिलक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? स्थापना के समय पूछा गया है, मतलब 1949। 8, 5, 3, 9। देखिए 1+2 हुआ करते थे उस समय, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो इसका उत्तर होगा 3। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। सबसे लंबे कार्यकाल वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। एमएम वर्मा, एससी त्रिपाठी, डीएस तिवारी, बीएस यादव, डीएस तिवारी, ऑप्शन नंबर सी। पूरा नाम है इनका देवी शंकर तिवारी। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और मैं आपको बता देता हूं कि ये जयपुर पंजाब मंडल के नेता रहे हैं। जयपुर प्रजा मंडल के नेता, ये पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटे कार्यकाल वाले
या इसे ऐसे कहा जा सकता है सबसे कम अवधि के कार्यकाल वाले, सबसे कम अवधि कार्यकाल वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं MM वर्मा, SC त्रिपाठी, DS तिवारी, PS यादव। इसका उत्तर होगा PS यादव, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सबसे अधिक कार्यकाल वाले DS तिवारी और सबसे कम PS यादव। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। देखिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपको कहीं भी एक वीडियो में नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरी RPSC क्लियर करवा दूंगा बिल्कुल। DS तिवारी, LL जोशी, ललित पवार, हबीब खां। कार्यवाहक अध्यक्ष पूछा है पहले, तो LL जोशी, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं SK घोष, LL जोशी, ललित पवार, हबीब खां, SK घोष। ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो RPSC की साइट पे लिए हैं। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन देखने हैं तो RPSC की वेबसाइट पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बहुत ही कम समय में इसे पूरा कवर करवाने की कोशिश करेंगे। कॉलेज शिक्षा निदेशक रहने वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं SK घोष, BD माथुर, ललित पवार, हबीब खां, BD माथुर, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो राजस्थान लोक सेवा आयोग में सचिव भी रहे हैं NK बैरवा, BD माथुर, ललित पवार, हबीब खां, NK बैरवा, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरण के समय अध्यक्ष कौन थे? देखिए कितना गजब का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। DS तिवारी, HN मीना, BM शर्मा, हनुमान प्रसाद, DS तिवारी, देवी शंकर तिवारी। ये स्थानांतरण 1956 में हुआ था। आपको बता दूं पहले RPSC का मुख्यालय शुरुआत में अजमेर न होकर जयपुर हुआ करता था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये बहुत कंफ्यूज करने वाला भी है। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। 22 दिसंबर 1949, 20 अगस्त 1949, 16 अगस्त 1949, 20 सितंबर 1949। देखिए किसी किताबों में आपको 20 अगस्त 1949 मिलेगा, ये वाला, और अगर RPSC की साइट पे देखें तो मिलेगा 22 दिसंबर 1949। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसका उत्तर 22 दिसंबर 1949 ही है, ऑप्शन नंबर ए। 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश आया था। जो RPSC की साइट पे लिखा हुआ है मैं आपको वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां पे इसे पढ़ लीजिएगा। तो 20 अगस्त 1949 को अगर अध्यादेश कब प्रभाव में आया RPSC का, तो 20 अगस्त 1949 करना है। और स्थापना पूछे या फिर ये कार्य कब करने लगा ये पूछा जाए तो आपको 22 दिसंबर उत्तर देना है। RPSC जो अपना स्थापना दिवस मनाती है प्रतिवर्ष, वो आपको मैं बता दूं 22 दिसंबर को ही बनाती है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा न्यायालय मामलों को कम करने हेतु नवाचार प्री लिटिगेशन कमेटी का गठन कब किया गया? 2020, 2019, 2021, 2023। इसका उत्तर होगा 2019 बी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये इस कमेटी का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि न्यायालय में जो वाद हैं वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं।
ताकि न्यायालय में वाद न पहुंचे, उनका समाधान यहीं आरपीएससी लेवल पे कर लिया जाए, इसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं, 5 सेकंड का टाइम दूंगा। प्री लिटिगेशन कमेटी का जब आरपीएससी में गठन किया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 2 3 4 5। देखिए, अब दीपक उत्प्रेती उस समय अध्यक्ष थे, उनका नवाचार है ये। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? सत्यनारायण राव समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, सादिक अली समिति, इनमें से कोई नहीं। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरण किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान राज्य के गठन के समय कितने प्रांतों में या रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? 5 3 2 4। 3 जगह 1900 जो गठन हुआ था राजस्थान का, उससे पहले 3 जगह लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। वो 3 जगह के नाम बिल्कुल रट लेना। जयपुर, 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अब एक बार विस्तार से अनुच्छेद पर चर्चा कर लेते हैं। मैं कहता हूं अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आरपीएससी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपके तो एक भी गलत नहीं होगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं। अनुच्छेद 315(1). अब वो जमाना गया जिसमें आप सीधा याद कर लेते 315, 16, 17, 18। नहीं, अब अंदर याद करना है आपको। 315(1), 315(2), 316(1) ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो अपन भी आरपीएससी को फॉलो करना होगा, उसी के अनुसार क्वेश्चन तैयार करने हैं। 315(1) में लिखा हुआ है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो 315(1) में संघ और लोक सेवा आयोग के गठन की चर्चा की गई है। 315(2) इसमें संयुक्त आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। संसद विधि द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, संसद विधि द्वारा। जब 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमति कर लेते हैं कि हमें एक ही आयोग द्वारा परीक्षा करवानी है, तो वो विधानमंडल द्वारा पारित कर उसे संसद के पास भेजा जाता है और संसद विधि बनाकर संयुक्त आयोग की स्थापना करती है। अनुच्छेद 316(1). देखिए, आपको सभी याद करने हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हर अनुच्छेद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 316(1) में है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। अब अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये रट लेना आप। अनुच्छेद 316(2) पदावधि। पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। अब चाहे वो आप ये कंफ्यूज में मत रहना, कभी अध्यक्ष आयर 65 वर्ष कर दो, नहीं, अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो दोनों की 6-62 है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम के टाइम में ये कंफ्यूजन 1-2 क्वेश्चन गलत करवा ही देते हैं। तो अध्यक्ष व सदस्य दोनों की पदावधि 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि संविधान के कौनसे संशोधन अधिनियम द्वारा 60 वर्ष से 62 वर्ष लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की गई? तो ये याद कर लेना आप, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, मैं यहाँ पे इसे ग्रीन कलर से लिख देता हूँ। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई थी।
अनुच्छेद 316(3) उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा गलत कथन है? तो क्या वो उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होता है? नहीं होता है। मतलब अगर कोई आरपीएससी का सदस्य है, अगर वो दोबारा सदस्य बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता। आरपीएससी का अध्यक्ष है, वो दोबारा अध्यक्ष बनना चाहे नहीं बन सकता। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 316(3). अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 317 अगर वो इंपॉर्टेंट है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 317(1) कदाचार पर अठाना। अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य या अध्यक्ष कदाचार कर देता है तो उसे हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। और कदाचार पे हटाता है राष्ट्रपति, डायरेक्ट खुद नहीं हटा सकता, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपको आ जाए कि कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हो एक ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति, तो ये उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ये लीजिए अनुच्छेद 317(2) वेरी इंपॉर्टेंट। निलंबन कौन करेगा? राज्यपाल। तीन सौ 317(3) दिवालिया वेतन नियोजन शारीरिक व मानसिक अयोग्यता पर अठाना। अगर मान लो कोई सदस्य या अध्यक्ष दिवालिया घोषित हो जाए, किसी पर वो वेतन दूसरे जगह से वेतन ले रहा हो, शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए, मानसिक रूप से असक्षम हो जाए, तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति ही हटाएगा। तो फिर इसमें 317(1) और 317(3) में अंतर क्या है? देखिए अभी मैं क्लियर कर देता हूं। 317(1) में सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाता है, लेकिन यहां बिना जांच के हटा देगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच नहीं चाहिए इसमें, बिना जांच के, बिना डायग्नोस किए राष्ट्रपति हटा देगा। 317(4) क्या कहता है? कदाचार की परिभाषा दी गई है। जो 317(1) पर कदाचार पे राष्ट्रपति उसे हटा रहा है, तो कदाचार में क्या क्या शामिल होता है? अगर वो किसी कंपनी का सदस्य बन जाए, कंपनी में शामिल हो जाए, किसी संविदा या करार में शामिल हो जाए, करार में शामिल हो जाए, तो वो कदाचार माना जाएगा। तो चारों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा ताकि हौसला बना रहे। आपके कमेंट्स 5 सेकंड लेंगे, लेकिन उसे मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर पाऊंगा। अनुच्छेद 318 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारण करता है? अब मान लो आरपीएससी में वर्तमान में 7 सदस्य होते हैं। अब उन्हें बढ़ाना हो या घटाना हो तो कौन बढ़ाएगा? राज्यपाल। सुन लेना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना गाइस। विधानसभा मत कर देना, विधानमंडल मत कर देना, राष्ट्रपति मत कर देना, राज्यपाल। आरपीएससी के जो कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा शर्तें भी राज्यपाल निर्धारित करता है। अगर संघ लोक सेवा आयोग है तो वो राष्ट्रपति करेगा वहां पे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में और ज्यादातर करके आते हैं इसमें राष्ट्रपति या फिर विधानमंडल। अनुच्छेद 319 आयोग सदस्यों के सदस्य नहीं रहने पर पद धारण पर पाबंदी। देखिए अनुच्छेद 316(3) कहता है कि वो उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, लेकिन अब वो सदस्य नहीं रहे तो वो अन्य पद क्या धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे अब आरपीएससी कोई सदस्य है, जैसे मान लो आरपीएससी सदस्य है,
तो आरपीएससी का सदस्य है वो आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, अन्य आयोगों में जैसे हरियाणा में, एमपी में उनका अध्यक्ष बन सकता है। तो इनके अलावा और कहीं नहीं जा सकता वो, और कहीं नौकरी नहीं करेगा आरपीएससी सदस्य। अब जैसे मान लो आरपीएससी का अध्यक्ष है, वो क्या करेगा, वो यूपीएससी में सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है और कुछ नहीं कर सकता वो। तो ये अनुच्छेद 319 में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। अनुच्छेद 320 राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य, रट लेना इस अनुच्छेद को। जो कार्य हैं वो भी आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कौन सा आरपीएससी का कार्य नहीं है। कार्यों के ऊपर वीडियो के अंत में मैं चर्चा करूंगा विस्तार से। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, कार्यों का अगर विस्तार करना है तो विधानमंडल करेगी, अब राज्यपाल कुछ नहीं करेगा, अब विधानमंडल के पास है। जैसे आरपीएससी को ये कहा जाए कि आपको जो अडानी ग्रुप है उनके सदस्य, अडानी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनकी भी भर्ती करवानी है, तो ऐसा ऑर्डर उसे जो विस्तार है वो कौन कर सकेगा, विधानमंडल कर सकेगी, विधि बनाकर। राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो कार्यों का विस्तार है वो विधानमंडल द्वारा किया जाता है। लोक सेवा आयोग की वे अनुच्छेद 322 ये किस पे होते हैं, संचित निधि पे पारित होते हैं, संचित निधि। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन किसको देगा, राज्यपाल को। देखिए, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, एंड तक बने रहिए, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन और हैं, मैं उन पे विस्तार से चर्चा कर लेता हूं। देखिए, संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी होगी लोक सेवा आयोग में, वह उनकी योग्यता क्या होगी, इसका उल्लेख नहीं है, ये ध्यान में रखना। अगर कोई कथन को गलत करवाना हो या सही कथन को छांटना हो, उसमें ऐसा कथन आता है तो आपको ध्यान में रखना है सदस्यों की संख्या क्या होगी, 5 होगी, 10 होगी, 20 होगी। योग्यता क्या होगी, एमएदारी होंगे, क्या होंगे, वो 10 साल नौकरी किए हुए होंगे, क्या होंगे, कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है संविधान में। हाँ, इतना जरूर लिखा हुआ है कि आधे से अधिक ये होना आवश्यक है, योग्यता नहीं लिखी हुई, लेकिन ये होना आवश्यक है कि आधे से अधिक आरपीएससी के सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें 10 साल की क्या हो जानी चाहिए, नौकरी, 10 वर्ष की नौकरी। अब वो चाहे राज्य सरकार में हो या चाहे भारत सरकार में हो, 10 वर्ष तक। ये एक योग्यता का आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ ये एक ही योग्यता है कि आधे व्यक्ति ऐसे होने जरूरी हैं जो 10 वर्ष से तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार का पद धारण कर चुके हो। आरपीएससी के कार्य, भर्ती पद्धति आपको पता है, आरपीएससी का मुख्य काम है भर्ती पद्धति कैसी होगी, भर्ती पद्धति के बारे में परामर्श देना सरकार को और भर्तियों का आयोजन करवाना। ये हो गया। पदोन्नति, अगर देखिए राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति होती है, जैसे मान लो कोई व्याख्याता है और उसका वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति होती है, तो उसे आरपीएससी की कमेटी के पास क्या लेनी पड़ती है, अनुशंसा लेनी पड़ती है। तो पदोन्नति भी इसका मुख्य कार्य है, पदोन्नति में परामर्श देना।
दूसरा, एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है और ये क्वेश्चन अगला एग्जामिनर ये जरूर देता है। देखिए, स्थानांतरण करना, स्थानांतरण ट्रांसफर बोलते हैं, ये आरपीएससी का काम नहीं है। ट्रांसफर का काम, ट्रांसफर का काम सरकार का होता है, लेकिन ये ट्रांसफर करती है एक सेवा से दूसरी सेवा में। ये स्थानांतरण कौन, आरपीएससी द्वारा होता है, ये आरपीएससी के परामर्श से होता है। देखिए, मान लो एक टीचर है, अध्यापक है, अगर उसे पुलिस विभाग में उसका ट्रांसफर करना हो, सेवा चेंज हो गई ना, शिक्षा, तो फिर आरपीएससी वहां परामर्श देगी। अब मान लो पटवारी ग्राम सेवक है और उनको अध्यापक बनाना हो, तो फिर आरपीएससी परामर्श देगी। तो यहाँ ध्यान रखना, एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर करना आरपीएससी का कार्य है। अगर किसी लोक सेवक को कार्य करते समय किसी प्रकार की क्षति हुई हो, तो उस पर भी क्या कर आदि जो निर्णय किया जाता है वो आरपीएससी द्वारा किया जाता है। ये भी आरपीएससी का कार्य है। एक वर्ष से अधिक सेवा विस्तार व पुनर्नियुक्ति। अगर देखिए, एक कर्मचारी है, वो रिटायरमेंट ले लेता है 60 वर्ष पे, अगर सरकार उसका सेवा विस्तार करना चाहती है, उसे कहती है कि आपको 62 वर्ष तक नौकरी करनी है, तो उसका सेवा का विस्तार हो गया, तो उस समय आरपीएससी उसे सलाह देगी सरकार को। अगर उसकी पुनर्नियुक्ति हो रही है तो आरपीएससी सलाह देती है। और अगर किसी सेवा को आरपीएससी के दायरे से हटाना हो, जैसे मान लो आरएस की एग्जाम है, वो आरपीएससी नहीं करवाएगी, तो ऐसा कौन हटा सकता है, राज्यपाल। देखिए, आरपीएससी के कौन से कार्य नहीं हैं। अगर आरक्षण का कोई मामला हो, एससी की कितनी सीटें होंगी, ओबीसी की कितनी सीटें होंगी इस भर्ती में, ये आरपीएससी का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। सेवा वर्गीकरण, सेवाओं का वर्गीकरण, जैसे मान लो आरएएस, फिर तहसीलदार, तो इस प्रकार जो सेवाओं का वर्गीकरण है उसमें कितनी क्या सीटें होंगी, वो आरपीएससी का कार्य नहीं है। प्रशिक्षण देना, ये भी आरपीएससी का कार्य नहीं है। अधिकारों के उल्लंघन पर किसके द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वप्रेरणा से स्वयं पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने पर उपयुक्त सभी। देखिए, स्वप्रेरणा का मतलब है स्वतः संज्ञान लेना। आयोग द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है अखबार की न्यूज़ पर, यह बिल्कुल सही है। स्वयं पीड़ित, जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वह भी स्वयं भी प्रस्तुत कर सकता है याचिका। पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य व्यक्ति भी प्रस्तुत कर सकता है, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, डी। और देखिए, याचिका आवेदन द्वारा ही नहीं, आप ईमेल द्वारा हो सकती है, फैक्स द्वारा हो सकती है, तार के माध्यम से हो सकती है, किसी भी माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में गलत कथन है। आयोग का कार्य सलाहकारी होता है, हाँ बिल्कुल, आयोग का कार्य सिफारिश का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, बिल्कुल सही है। आयोग को दंड देना, सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग की सिफारिश सरकार पर बाध्य नहीं होती है, सरकार पर कोई बाध्यकारी नहीं होती है। हाँ, लेकिन राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर ये बताना होता है कि उसने आपकी सलाह पे क्या कार्रवाई की। आयोग के पास स्वयं की जांच एजेंसी नहीं है, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आयोग के पास स्वतः स्वयं की जांच एजेंसी है जिसका अधिकारी आईजी रैंक का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में भी आए हुए हैं। आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें गठित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। देखिए आयोग 1 वर्ष से जिन्हें कम समय हुआ हो उन्हीं मानव अधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है। बिल्कुल सही है ये। और लोकायुक्त 5 वर्ष से कम समय वाले मामलों की जांच कर सकता है। दूसरा, परिवार संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। हिंदी, अंग्रेजी, जितनी संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उन सभी में किसी एक भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवार के साथ 10 रुपये की फीस देय है। सेना से संबंधित विवाद आयोग द्वारा नहीं सुने जाते। सही है। सेना से संबंधित विवाद होते हैं उसमें आयोग की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। कोई फीस दे नहीं है, ये देखिए ये गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये गलत इसलिए हो गया है क्योंकि परिवाद के साथ कोई भी फीस दे नहीं होती, फ्री है ये बिल्कुल। सूचना लेने के लिए अपने को 10 रुपये का कटाना पड़ता है टोकन या रसीद। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है ये राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो अब आने वाले जिन पे मैं चर्चा करूंगा, साथ ही आरपीएससी ने भी ये एग्जामों में 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय में राज्य मानव अधिकार आयोग का उल्लेख है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 5। 5 नंबर के अध्याय में राज्य मानव अधिकार आयोग का उल्लेख दिया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा में, ये देखिए यहाँ पे धारा पूछी है, राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का उल्लेख है? देखिए राज्य मानव अधिकारों के गठन का उल्लेख धारा 21 में है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं यहाँ पे 3-4 धाराएं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये धाराएं याद करनी है। धारा 21 मानव अधिकार आयोग के गठन, धारा 22 अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, धारा 12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आयोग के कार्यों का उल्लेख है। धारा 30 इसमें मानव अधिकार न्यायालय का उल्लेख है। इनके लिए जो अलग न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, उनका उल्लेख है धारा 30 में। तो ये 4 धाराएं आपको जरूर याद रखनी है। इन चारों धाराओं के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? अधिसूचना पूछा गया है। 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998, 23 मार्च 2000, 18 जनवरी 1999। अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को। और कार्य कब प्रारंभ किया? 23 मार्च 2001। ये तारीख भी याद करना, दोनों ही तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्य प्रारंभ। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 अध्यक्ष, 4 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 3 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 1 सदस्य। देखिए पहले 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे, लेकिन 2006 में संशोधित करके 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल
एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, गृह मंत्री। देखिए आपको पता है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अब वो एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और विधानसभा अध्यक्ष उसमें सदस्य होते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ये भी सदस्य होते हैं। गृह मंत्री ये भी सदस्य होते हैं। तो ये 4 सदस्यीय समिति होती है जिसकी अनुशंसा पर वो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जहाँ पे विधान परिषद होती है वहाँ पे 6 सदस्यीय समिति होती है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? किसी जेल का निरीक्षण करना ये मानव अधिकार आयोग का कार्य होता है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना ये भी उसका कार्य है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना ये उसका कार्य नहीं है। आयोग का ये कार्य नहीं है दंड देना, किसी को सजा देना। उसका कार्य सिर्फ सलाहकारी होता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना ये कार्य है। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना ये भी उसका कार्य है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? 65, 62, 67, 70 वर्ष। 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए पात्रता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, उपयुक्त ए और बी दोनों। देखिए पहले मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन 2019 में संशोधन द्वारा न्यायाधीश भी अब अध्यक्ष बन सकता है। तो उसका उत्तर होगा उपयुक्त ए और बी दोनों। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं? माननीय जस्टिस कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन.के. जैन, जगत सिंह। देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बहुत कम सदस्य अध्यक्ष रहे हैं। 5 अध्यक्ष रहे हैं अभी तक। तो आपको पांचों के नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहा है। कांता भटनागर पहले अध्यक्ष, सगीर अहमद ये दूसरे, एन.के. जैन सबसे लंबा कार्यकाल वाले अध्यक्ष, माननीय जस्टिस जगत सिंह ये अध्यक्ष नहीं रहे हैं। देखिए याद रख लेना, कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन.के. जैन, प्रकाश टाटिया और जी.के. व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। तो आपको इन पांचों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त तथा हिमाचल प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। कांता भटनागर, सगीर अहमद, एन.के. जैन, प्रकाश टाटिया। देखिए जस्टिस एन.के. जैन ये हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व लोकायुक्त भी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ही अच्छे गजब के क्वेश्चन है जो आपके लिए हम लेके आते हैं, तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं, एकमात्र अध्यक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उत्तर होगा जस्टिस सगीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, बहुत सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो व्यूज़ मतलब देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से हमारा जो जोश है उसमें वृद्धि होगी, साथ ही आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष हैं अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह, एन.के. जैन, प्रकाश टाटिया। जस्टिस अमर सिंह गोदारा पहले कार्यवाहक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए, नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कल भी मैंने बताया था 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। तो इससे इनके अध्यक्ष व सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगर कदाचार पर हटा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जांच करवानी होगी। अगर दिवालियापन, मानसिक अक्षमता के आधार पर हटा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जांच नहीं चाहिए, डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसमें लोकायुक्त को जो हटाने की प्रक्रिया है वही मानवाधिकार आयोग में शामिल है। देखिए, बहुत ही गजब और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ये दोनों ही आने वाले। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। ए, राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग का मुख्य अधिशासी अधिकारी होगा। बिल्कुल, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक सचिव होता है जो सचिव रैंक से नीचे का नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य आयोग का मुख्यालय वहाँ होगा जहाँ राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, ये भी बिल्कुल सही है। जहाँ राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी वही मुख्यालय होगा। अध्यक्ष या सदस्य पद पर नहीं रहने के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार के नियोजन के पात्र नहीं होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। वो रिटायरमेंट होने के बाद कहीं अन्य नौकरी नहीं कर सकते। शिकायतों की जांच करते समय आयोग को फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, यहाँ गलत कर दिया। दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, फौजदारी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर लोकायुक्त अधिनियम 1973 बनाया गया? भ्रष्टाचार जांच समिति 1963, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963, प्रशासनिक सुधार आयोग, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 कब लागू हुआ? 3 फरवरी 1973, 6 मार्च 1973, 28 अगस्त 1973, 1974। देखिए, ये तारीख रट लीजिएगा, 3 फरवरी 1973। ऑप्शन नंबर ए। 28 अगस्त को प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी और जो लोकायुक्त के नियम थे वो 1974 में बनाए गए थे। लोकायुक्त संस्था है, ये क्वेश्चन में 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सांविधिक एवं सलाहकार संस्था, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था, संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था, स्वतंत्र न्यायिक संस्था। देखिए, सांविधिक का मतलब होता है जो विधि द्वारा बनाई गई हो, विधानसभा द्वारा विधि द्वारा बनाई गई हो। संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में जिसका उल्लेख हो, संविधान द्वारा बनाई गई हो। और न्यायिक का आपको पता है जो न्याय दिलाए। न्याय के अंदर कोर्ट आते हैं। तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये 1973 में बनाई गई थी, तो सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था।
ऑप्शन नंबर ए। न्यायिक संस्था नहीं है ये, स्वतंत्र न्यायिक संस्था नहीं है, स्वतंत्र संस्था है ये। अगर ऐसी आ जाए लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है तो ये सही है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। देखिए लोकायुक्त की नियुक्ति, इसका त्याग पत्र और इसका शपथ, तीनों ही काम राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है ये। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल द्वारा किससे परामर्श नहीं करता? देखिए नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से किसी की नियुक्ति नहीं कर सकता। उस एक समिति द्वारा परामर्श किया जाता है, समिति द्वारा नाम प्रस्तुत किया जाता है, उसकी राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो उस समिति में होते हैं सीएम, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के नेता। ये तीन लोगों की समिति होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष से परामर्श नहीं की जाती। नहीं पूछा गया है, देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम पेपर में आप नहीं जहां पढ़ लेते हैं उसे सर्किल कर देना तुरंत, ताकि आपकी आंखों में उस नहीं पर नज़र जाती रहे। इससे आपके एक दो या क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका काम, मुख्य काम भ्रष्टाचार को रोकना है। तो भ्रष्टाचार को रोकना है तो मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता होना जरूरी है। तो दो ऐसे याद कर लीजिए और सीएम इसका अध्यक्ष होता है। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए नहीं आ गया है। मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला प्रमुख एवं प्रधान लोक सेवक। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 20 या 30 बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपके समय की कदर करते हुए मैं इसे डायरेक्ट पॉइंट आउट करता हूं अभी आपके सामने। इसका उत्तर मुख्यमंत्री होगा। देखिए मैं अगले पेज पर इसे ले जा रहा हूं। एक तरफ लिखूंगा जिसे जांच कर सकता है, दूसरी तरफ जिसकी जांच नहीं की जा सकती लोकायुक्त के द्वारा। एक दो लिस्ट बना लेते हैं अपन। अब इस लिस्ट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो जांच के दायरे में आने वाले ये हैं और जांच के दायरे में नहीं आने वाले ये हैं। अब देखिए मंत्री, समस्त मंत्री आ गए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री दे आपको। लोक सेवक में सभी आ गए, चाहे कलेक्टर दे दे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है वहाँ कि लोग कलेक्टर दे दे मान लो आपको, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कलेक्टर एक क्या है, लोक सेवक है। सचिव, जितने भी सचिव हैं वो आ गए इसके अंदर। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों आ गए। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान पंचायत समितियों के, जिला परिषद और पंचायत समिति की दोनों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए हर पंचायत समिति में और जिला परिषद में कुछ स्थायी समितियां होती हैं, तो उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। अब नहीं शामिल होने वालों में देख लो, जिनके जो जांच के दायरे में नहीं आते लोकायुक्त की। राज्यपाल नहीं आता, मुख्यमंत्री नहीं आता, सरपंच और वार्ड पंच ये तो आ ही नहीं सकते, इन्हें तो किसी का डर ही नहीं लगता। तो अपने जो छोटे लेवल वाले होते हैं सरपंच वार्ड पंच, एक बार आप अपने सरपंच और वार्ड पंच को नज़र में ध्यान कर लें कि ये लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते।
एमएलए, जो अपना एमएलए होता है, विधायक होता है, वो भी नहीं आता। न्यायालय, देखिए कोर्ट तो वैसे ही नहीं आते, कोर्ट तो वैसे ही सुप्रीम संस्थाएं होती हैं। विधानसभा के अधिकारी, विधानसभा का चाहे कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, ये जांच के दायरे में नहीं आते। यहाँ एक और महत्वपूर्ण मैं बता दूं, राजकीय उपक्रम है उनके अध्यक्ष भी आते हैं। तो राजकीय उपक्रमों के अध्यक्ष, तो देखिए अगर आपको ये ऐसे देता को उसकी कैटेगरी को पहचानना है और फिर आपको उत्तर दे देना है। अब देखिए मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूं आपके सामने, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब आरपीएससी की बात कर लेते हैं। आरपीएससी में कौन आता है जांच के दायरे में, कौन नहीं आता। आरपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष जांच के दायरे में नहीं आते। नहीं वालों में आएंगे अध्यक्ष और सदस्य, इन्हें किसी का डर नहीं होता। तभी तो आप देख रहे हैं बाबूलाल कटारा जैसे। आरपीएससी के जो कर्मचारी हैं, सचिव हैं, वो जांच के दायरे में आएंगे। अब मैं एक कंफ्यूजन और आपका दूर कर देता हूं। देखिए जिला प्रमुख आ गया है, प्रधान आ गया है, तो ऐसे ही क्या स्थानीय निकायों में जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं उनमें क्या होती है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, उनमें नगर निगम होते हैं। तो उनके महापौर, उप महापौर, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये भी जांच के दायरे में आते हैं। तो ये और आप कंफ्यूज दूर कभी आपको दे दे नगर पालिका का कि सर ने तो बताया नहीं नगर पालिका का, थोड़ा माइंड को विस्तृत करके इसका उत्तर देना है। जब जिला परिषद आ रही है, प्रमुख उप प्रमुख, तो वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त कितने साल से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। देखिए नहीं के सर्किल कर दिया है मैंने। 3 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल। 5 साल से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप 2015 में कोई भ्रष्टाचार हुआ हो और आप मामले को 2021 में लोकायुक्त के पास लेके जाके बोल रहे हो कि सर ऐसे भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो नहीं सुना जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लोकायुक्त के निम्न में से कौन से मामले जांच के अधीन नहीं आते। अभी मैंने एक बताया था 5 साल से अधिक वाले नहीं आते। भ्रष्टाचार, ये तो मेन कार्य है इसका, ये आएगा। पद का दुरुपयोग करता है कोई लोक सेवक, तो वो जांच के दायरे में आएगा। पद के दुरुपयोग से मतलब है किसी दूसरे को लाभ पहुंचाना, किसी का कार्य नहीं करना, किसी को परेशान करना, ये पद का दुरुपयोग होता है। अकर्मण्यता मतलब काम ही ना करे, उसका दायित्व है कि वो काम करे लेकिन वो काम नहीं करता है, तो वो भी जांच के दायरे में आता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये नहीं आएगा, ये उसके डिपार्टमेंट का काम है, विभाग का काम है। जैसे पुलिस विभाग का है तो वो कर्मचारी, तो पुलिस विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। अगर कोई टीचर है तो शिक्षा विभाग उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। तो ये लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आता। एक 5 साल वाला हो गया, एक अनुशासनात्मक कार्रवाई, तीसरा सूचना की जांच भी नहीं कर सकता लोकायुक्त। देखिए वीडियो को एंड तक देखिए, अभी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान के पहले लोकायुक्त हैं श्री ID दुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त हैं श्री KPU मेनन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए समय ज़्यादा हो गया है, मैं आपकी समय की कदर करते हुए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले लोकायुक्त हैं श्री ID दुआ, श्री VS दवे, श्री ML कोठारी, श्री KPU मेनन। श्री VS दवे सबसे कम कार्यकाल, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के सबसे अधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त श्री SS कोठारी, श्री VS दवे, श्री ML कोठारी, श्री KPU मेनन।
SS कोठारी। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में गलत कथन है। देखिए यह एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 बार, प्रोटेक्शन ऑफिसर में और महिला विभाग की भर्ती में। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। ये कथन सही है बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना उसका मुख्य कार्य है। कुप्रशासन की जांच नहीं करता कि आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए की जगह 20,000 रुपये में ये कार्य हो सकता था, तो ये उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है, सही है, बिल्कुल बाहर है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। देखिए प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। बाध्यकारी नहीं होती, उसकी सिर्फ क्या होती है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, वो सलाहकारी होता है, सिर्फ सलाह देना उसका कार्य होता है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में गलत कथन है, ये भी गलत पूछ रहा है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सही है, सिर्फ दीवानी वो जांच कर सकता है। लोकायुक्त लोक सेवक को दंड नहीं दे सकता, वो किसी लोक सेवक को दंड नहीं दे सकता। झूठी शिकायत करने पर 3 साल कारावास सजा का प्रावधान है। अगर आपने किसी प्रकार की शिकायत कर दी और वो झूठी पाई जाती है तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। राज्यपाल द्वारा सिर्फ एक उप लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकता है, एक से अधिक नहीं, ये गलत हो गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए राज्यपाल एक या एक से अधिक, कितने भी, एक से अधिक में कितने भी हो गए, चाहे 5, 2, 4 उप लोकायुक्त हो सकते हैं। लोकायुक्त नहीं, उप लोकायुक्त है यहाँ, ये देखिए उप लोकायुक्त। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में गलत कथन है। लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है, बिल्कुल सही कथन है ये। लोकायुक्त लाभ का पद नहीं धारण कर सकता, नहीं कर सकता। लोकायुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। लोकायुक्त को राज्यपाल शपथ दिलाता है, देखिए राज्यपाल शपथ दिलाता है। लोकायुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। लोकायुक्त विधानसभा के प्रति, VS लिख रहा हूं मैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राजस्थान में लोकायुक्त के वेतन, भत्ते और पेंशन किस पद के समान होते हैं, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सूचना आयुक्त, मुख्य सचिव। अब देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है? धारा 15, धारा 16, धारा 12, धारा 13। धारा 15 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग का उल्लेख है? देखिए धारा तो है 15, और अगर अध्याय की बात की जाए तो अध्याय है 4, ऑप्शन नंबर बी। सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में है? धारा 18, धारा 5, धारा 15, धारा 16। देखिए धारा 18 में सूचना आयोग की शक्तियों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए। 19 में जो अपील करने का है उसके बारे में दिया गया है। जो धारा 20 है उसमें जुर्माना, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में विफल रहता है तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, वो धारा 20 में उल्लेख है। देखिए धाराएं 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक तो धारा 15 और एक धारा 18 और अध्याय 4। बस ये 3 आपको याद करने बहुत जरूरी है। सूचना के अधिकार को प्राप्त करने हेतु राजस्थान में सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत कब व कहां से हुई?
1995 ब्यावर, 1996 नसीराबाद, 1999 ब्यावर, 1990 जयपुर। देखिए, जो सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई थी उसकी प्रणेता थी अरुणा राय। अरुणा राय के जो संघ का नाम था वो था मजदूर किसान शक्ति संघ। ये कई बार पूछा गया है इस संघ का नाम, मजदूर किसान शक्ति संघ। ये संघ चलाया करती थी अरुणा राय। इसी के माध्यम से इस सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1995 में ब्यावर से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 2005, 15 जून 2005, 13 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2006। देखिए, राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था 13 अप्रैल 2006 को। ऑप्शन नंबर सी। 18 अप्रैल को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एमडी कोरानी की नियुक्ति की गई थी। और जो सूचना के अधिकार के लिए जो नियम बनाए गए थे वो राजस्थान में प्रभावी हुए थे 13 अक्टूबर 2005 को। वह व्यक्ति जो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, एमडी कोरानी, ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के। टी श्रीनिवासन दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त थे। सुरेश कुमार चौधरी तीसरे मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो लक्ष्मण सिंह मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। अभी तक 4 ही मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं, कोरानी, श्रीनिवासन, सुरेश कुमार चौधरी, और वर्तमान में हैं डीबी गुप्ता। राज्य सूचना आयोग के बारे में गलत कथन को पहचानिए। राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। इसको जो विधि द्वारा इसका गठन किया गया है। यह एक पूर्णतया स्वायत्त शासी संस्था है। बिल्कुल सही है। ये किसी अन्य संस्था पर आश्रित नहीं है। यह पूर्णतया स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राज्य सूचना आयोग स्व प्रेरणा शक्ति से, स्व प्रेरणा का मतलब है स्वतः संज्ञान से किसी मामले की जांच का आदेश नहीं दे सकता। जांच का आदेश दे सकता है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। राज्य सूचना आयोग में अधिकतम सूचना आयुक्त हो सकते हैं 5, 2, 10, 11। देखिए, अधिकतम 10 हो सकते हैं और मुख्य सूचना आयुक्त 1, तो 1 + 10। 10 होते नहीं, लेकिन अधिकतम बनाया जा सकता है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। शपथ, ये भी राज्यपाल द्वारा होती है। पदत्याग, अगर इसे त्यागपत्र देना हो सूचना आयुक्त को, तो ये भी राज्यपाल को दिया जाता है। लेकिन राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। सीएम, जो समिति का क्या होता है? अध्यक्ष। दूसरा, विपक्ष का नेता, और तीसरा, मनोनीत कैबिनेट मंत्री।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया जाता है गृह मंत्री। गृह मंत्री नहीं होता, जो भी मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है, मुख्यमंत्री नामित करता है इसे, वही इस समिति का सदस्य होता है। तीसरे को ध्यान से देख लेना, मनोनीत कैबिनेट मंत्री है, किसी पर्सनल विभाग के मंत्री का नाम नहीं है इसमें। अगर लोक सूचना अधिकारी तय समय में सूचना देने में विफल रहता है तो सूचना आयोग द्वारा अधिकारी पर प्रतिदिन कितनी दर से जुर्माना लगाया जाता है? 500 रुपये प्रतिदिन, 200 रुपये प्रतिदिन, 250 रुपये प्रतिदिन, कोई नहीं। अगर देख लिए तय समय में सूचना नहीं देता है तो 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाता है। और अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? प्रतिदिन की दर होगी 250, लेकिन अधिकतम कितने हजार रुपये तक? 25,000 रुपये तक। ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी किस प्रकार की सूचना देने से मना कर सकता है? ये धारा 8 में दिया गया है कि वो किस प्रकार की सूचनाओं से देने से मना कर सकता है। मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के कागजात, ये सही है, ये देने से मना कर सकता है। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचनाएं, विदेशी सरकार से संबंध खराब हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विदेशी सरकार से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उन्हें देने से मना किया जा सकता है। व्यापारिक गोपनीयता, ये पेटेंट होते हैं जो गोपनीय होते हैं, ये इनकी सूचना नहीं दी जा सकती, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। देखिए एक दो और है जिनसे वो मना कर सकता है। कोई अगर न्यायपालिका की अवमानना होती हो, जिसे देखिए मैं अवमानना, जिसे न्यायपालिका की अवमानना हो रही है वो मना सूचना देने से मना की जा सकती है। अगर अपराधियों को पकड़ने में दिक्कत हो, उनसे अपराधियों तक वो जानकारी पहुंच सकती है, इसका अंदाजा हो, डर हो, तो वो सूचना देने से मना किया जा सकता है। कोई विस्फोटक जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इस प्रकार की सूचनाएं देने से मना किया जा सकता है। लोक सूचना अधिकारी को साधारणतया सूचना उपलब्ध करवाने के लिए कितने दिन का समय देय है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 40 दिन, 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अगर देखिए कोई किसी कारणों से वह सूचना नहीं देने में उपलब्ध होता है तो उसे 15 दिन का और समय दिया जाता है। अगर उसके पास कारण होने चाहिए, लेकिन कारण हो पर्याप्त, तो अतिरिक्त समय कितना होगा? 15 दिन। और अगर वो 30 दिन में आपको सूचना नहीं देता है, 31वां दिन हो जाता है, तो वो आपसे रुपए नहीं ले सकता। जो 10 रुपये का चार्ज होता है वो फिर नहीं लेगा। अगर मान लो सूचना चाहिए थी आपको शिक्षा विभाग की, लेकिन आपने एड्रेस में भेज दिया कहाँ? पुलिस विभाग को, तो पुलिस विभाग के अधिकारी का दायित्व है कि वो 5 दिन के अंदर उस सूचना को शिक्षा अधिकारी के पास भेज दे। इसके लिए समय दे है 5 दिन। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए पहले यही होता था 5 या 65, 3 वर्ष या 65, 6 वर्ष या 65, 5 वर्ष या 60 वर्ष। 2019 में संशोधन हुआ है, उसके तहत कर दिया गया है जो केंद्र सरकार चाहे वो विहित करे वो अवधि होगी। तो केंद्र सरकार ने फिक्स की है 3 वर्ष और 65 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है।
लेकिन 2019 में इसमें भी थोड़ा सा संशोधन है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, इसका वेतन होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर, तो ये तो बिल्कुल रट लेना। और जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जो अधिकतम 10 हो सकते हैं, उनका वेतन होता है मुख्य सचिव के बराबर। अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य सचिव के बराबर होगा। लेकिन 2019 में ऐसा कर दिया गया कि जो केंद्र सरकार विहित करेगी वो वेतन मिलेगा। तो इसका उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त को कदाचार के आधार पर किसके द्वारा हटाया जाता है? मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर कदाचार के आधार पर हटाया जा रहा है तो उसे कोर्ट का निर्देश लेना पड़ेगा, कोर्ट की जांच करवानी पड़ेगी। राज्य उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, राज्यपाल ही हटाएगा। इसमें सभी जो काम है, चाहे नियुक्ति हो, पदत्याग हो, शपथ ग्रहण हो, सभी राज्यपाल के द्वारा है। लेकिन कदाचार के आधार पर वो निर्देश लेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ा अलग है, इसलिए आपको याद करना ये जरूरी है। इसमें वो राज्य उच्च न्यायालय के निर्देश नहीं लेता, सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश लेता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश राष्ट्रपति लेता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हटके है ये, तो आप ये सर्वोच्च न्यायालय जरूर याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कुछ धाराएं कब लागू हुई? देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, सेंटर की एग्जाम हो चाहे स्टेट की एग्जाम हो। 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 11 मई 2005, 12 मई 2005। देखिए, कुछ धाराएं 15 जून 2005 को, जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन किए थे उसी दिन लागू हो गई थी। तो इसका उत्तर होगा 15 जून 2005, ऑप्शन नंबर ए। और पूर्णतया लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, लेकिन कुछ धाराएं प्रभाव में आ गई थी 15 जून 2005 को ही। तो आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अगर नए हो